एवरीवन, दिस इज़ मनीषा चौहान एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन एंड फॉर बायोलॉजी। आज के इस वीडियो के अंदर जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ दीज इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़। इनमें से कौन सा ऐसा डिजीज़ है जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ठीक है, हीमोफीलिया है, माइस्थीनिया ग्राविस है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है जिसको हम COPD भी बोल सकते हैं इन शॉर्ट, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है, दैट इज़ नन ऑफ दीज। ठीक है, ये ऑप्शन दिए हमें। क्वेश्चन में हमसे बात की गई है ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑटो इम्यून डिजीज़ या ऑटो इम्यूनिटी या ऑटो इम्यून टर्म जब हम यूज़ करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, उससे भी पहले हमें पता होना चाहिए कि इम्यून सिस्टम का जनरली वर्क क्या होता है। इम्यून सिस्टम का क्या काम होता है, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा पार्टिकल आ रहा है या कोई भी ऐसा सेल आ गया है जो हमारी बॉडी का नहीं है, ठीक है, फॉरेन सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं, जिसे हम एंटीजन कहते हैं, एंटीजन हो गया, इम्यूनोजन हो गया, इसके अगेंस्ट जो है ना इम्यून सिस्टम जो है वो अपना रिस्पॉन्स जनरेट करता है, उसके अगेंस्ट वर्क करता है। ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करता है या जो जो भी उसके अगेंस्ट काम करता है, तो किसके अगेंस्ट करता है, जो नॉन सेल्फ सेल्स है। ठीक है, तो ये ऑटो इम्यून क्या होता है। ऑटो इम्यून वो कंडीशन होती है या ऑटो इम्यूनिटी वो कंडीशन होती है जब हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना वो हमारी ही बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट वर्क करना शुरू कर दे। ठीक है, तो एक तरीके की एबनॉर्मेलिटी है। ठीक है, जब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो सेल्फ सेल्स जो कि हेल्दी हैं उनके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है, तो हम उसको ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं या फिर ऑटो इम्यून डिजीजेस कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो जो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया क्या होता है, जब हम ब्लीड करते हैं तो क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है। वो कैसे होती है, कौन करता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स करते हैं। अब ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड क्लॉट करने में हेल्प कर रहे हैं, अगर इन्हीं के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए या इन्हीं की डेफिशिएंसी हो जाए ना, तो उसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको हम हीमोफीलिया कहते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट बता दिया। अब कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसको हम एक्वायर्ड हीमोफीलिया कहते हैं, जो कि बहुत ही रेयर कंडीशन होती है जहाँ पे जो इम्यून सिस्टम है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स के ऊपर अटैक कर देता है। ठीक है, तो वो कैसा हो जाता है, ऑटो इम्यून हो जाता है। लेकिन ये जो एक्वायर्ड हीमोफीलिया है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पे जो इम्यून सिस्टम है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स के ऊपर अटैक कर देता है, ये बहुत ही रेयर कंडीशन है। ठीक है, तो इसको हम एज अ साइड ऑप्शन रख सकते हैं कि अगर और कोई ऑटो इम्यून नहीं मिला तो ये आंसर हो जाएगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। ओके, फिर आता है आपका माइस्थीनिया ग्राविस। इसके अंदर क्या होता है, मसल वीकनेस होती है, रैपिड फटीग होता है। मसल वीकनेस, मसल कौन सी, कोई भी हो सकती है, जैसे आई मसल हो गई, फेस मसल हो गई, थ्रोट मसल्स जो होती हैं वो हो गई, नेक हो गया, लिम्ब हो गई, यहाँ की मसल्स हो गई, ये सारी की सारी मसल्स यहाँ पे इंक्लूडेड होती हैं। अगर मसल वीकनेस आती है या फिर रैपिड फटीग के जो हमारे सिम्टम्स होते हैं वो देखते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये माइस्थीनिया ग्राविस है। ठीक है, बट ऐसा क्या हो जाता है कि हमें माइस्थीनिया ग्राविस हो जाता है, मसल्स को ऐसा क्या हो गया कि वो बीमारियाँ, प्रॉब्लम्स जो हैं वो जनरेट हो गई। बेसिकली जो हमारी नर्व्स होती हैं ना वो मसल्स को सिग्नल्स भेजती हैं। कैसे भेजती हैं वो सिग्नल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू भेजती हैं। सिग्नल्स भेजने के लिए कुछ तो यूज़ करेंगी वो, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को यूज़ करती है। न्यूरोट्रांसमीटर भी एक इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो नर्व्स क्या करती हैं, एसिटाइल कोलिन को यूज़ करती हैं और वो क्या करती हैं, वो सिग्नल भेजती हैं मसल्स के पास। ठीक है, अब ये जो एसिटाइल कोलिन होता है ये कहीं ना कहीं जाके तो बाइंड करता होगा, इसके भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते होंगे। तो ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये क्या करता है, ये रिसेप्टर्स जो मैं बता रही हूँ ना, एसिटाइलकोलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हीं को ब्लॉक कर देता है विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज़। ठीक है, इम्यून सिस्टम ने क्या किया, एसिटाइलकोलिन के जो रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक किया, किसकी हेल्प से, एंटीबॉडीज़ की हेल्प से। और इस एंटीबॉडी की फॉर्मेशन या इसकी जो मेंटेनेंस है उसको ट्रिगर कौन कर रहा है, थाइमस ग्लैंड कर रहा है। समझ आया इतना। नर्व्स जो होती हैं वो सिग्नल भेजती हैं यूजिंग एसिटाइलकोलिन, किसको भेजती हैं, मसल्स को, और इम्यून सिस्टम क्या करता है, इस एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। तो जब रिसेप्टर्स ही कम हो गए तो सिग्नल कम हो जाएगा, और सिग्नल कम बनेगा तो मसल्स की वीकनेस होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो उस कंडीशन को हम माइस्थीनिया ग्राविस कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो माइस्थीनिया ग्राविस है इसका पूरा का पूरा जो अल्टीमेट इसका कॉज है वो क्या है, इम्यून सिस्टम। ठीक है, इम्यून सिस्टम जब अपने ही चीज़ों के अगेंस्ट वर्क कर रहा है तो माइस्थीनिया ग्राविस हो जाता है, यानी कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ठीक है, फिर आ जाते हैं थर्ड पे, दैट इज़ COPD। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपके लंग्स हैं या जो आपके एयरवेज हैं, अगर उनको मैं बहुत टाइम तक इरिटेंट्स जो होते हैं उनसे एक्सपोज करा दूँ तो आपको COPD हो सकता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हो सकता है। किनको, लंग्स एंड एयरवेज से ये रिलेटेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सिगरेट है, स्मोक है, टोबैको है, लॉन्ग टर्म में अगर ये चीज़ हो रही है तो फिर लंग और एयरवेज को डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, COPD हो गया। ठीक है,
इसके अलावा सिर्फ सिगरेट, स्मोक, टोबैको नहीं, जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं जैसे जो फ्यूम्स हैं, डस्ट हैं, उसकी वजह से जो इरिटेंट्स हैं, अगर वो भी लंग और एयरवे में जाते हैं, वहाँ पे एक्सपोजर होता है इनका, तो भी डैमेज हो सकता है, उसकी वजह से भी सीओपीडी हो सकता है। तो ये ऑटो इम्यून वाला तो कोई काम नहीं कर रहा। ठीक है, तीनों ऑप्शंस देख लिया हमने, हीमोफीलिया, माइस्थीनिया ग्रेविस और सीओपीडी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सबसे सूटेबल आंसर है वो है माइस्थीनिया ग्रेविस। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी, माइस्थीनिया ग्रेविस।